रेवरेंड इंसैनिटी और गुड डाउस्ट मास्टर, द स्टोरी ऑफ फैंग युआन अर्थात पागल संत। अध्याय 1651 से 1655। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। आदरणीय पागलपन C1651 मेरिट ओबेलिस्क। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1651 मेरिट ओबेलिस्क। बूम! एक ग्राइंडस्टोन के आकार का बिजली का गोला मियाओ मिंग शेन की पीठ से टकराया और तीव्रता से फट गया। गोह! खून उगलते ही मियाओ मिंग शेन का शरीर कांप उठा। उसका पीला चेहरा अब और भी कमजोर हो गया था। उसने ध्यान केंद्रित करने और एक अमर हत्यारी चाल का उपयोग करने की कोशिश की। अपने स्थान से गायब हो गया और कई हजार कदम दूर दिखाई दिया। लेकिन वहां भी बिजली चमक रही थी और जानवर दहाड़ रहे थे। स्थिति वास्तव में सबसे खराब थी। ये सोचना कि मैं यहीं मर जाऊंगा। मियाओ मिंग शेन निराशा से भर गया। क्या स्वर्ग पृथ्वी की सच्ची विरासत का अर्थ सौम्य होना नहीं था? यहाँ इतना खतरनाक क्यों था? ये प्रश्न अब मायने नहीं रखते थे। मियाओ मिंग शेन का अमर एपर्चर अमरसार से बाहर चला गया था। भले ही उसके पास उसका अमर गु बचा हुआ था, पहले उसका बचना अंतिम संघर्ष था जो वह कर सकता था। जानवरों की दहाड़ से उसके कान के पर्दे लगभग फट गए। चिर गर्जना वाली फीनिक्स ने उस पर फिर से हमला किया। उसके आसपास अन्य 7 फू इमॉर्टल्स में से कोई भी नहीं बचा था। वह सबसे लंबे समय तक जीवित रहा था, बाकी सभी पहले एक एक करके मर गए। अगर मुझे ये पता होता तो मैं स्वर्ग पृथ्वी की वास्तविक विरासत का पता नहीं लगा पाता। ब्लू ड्रैगन वेल से मिलने से पहले ही मर रहा हूँ। हे। रेन शियुपिंग ये सुनने के बाद हंसते हुए मरने जा रहा है। मियाओ मिंग शेन पछतावे से भर गया, लेकिन उससे बहुत असहाय भी महसूस हुआ। जीवन में जो कुछ भी घटित होने वाला है उसकी भविष्यवाणी कौन कर सकता है, भले ही वह आगे एक वृत्तांत ही क्यों न हो। यहाँ तक कि महान ज्ञानपथ सितारा नक्षत्र अमर आदरणीय के लिए भी क्या वह हर चीज की भविष्यवाणी कर सकती थी? मेरे पास आओ। मियाओ मिंग शेन ने गड़गड़ाहट वाली फीनिक्स के तेज पंजों का सामना करते हुए अपनी पीठ सीधी करते हुए आह भरी। तीव्र पीड़ा के कारण उसकी दृष्टि अंधकार में चली गई। क्या मैं मर गया? मियाओ मिंग शेन काफी चकित था। इसी समय एक आवाज गूंजी, भगवान मियाओ मिंग शेन, उठो, जल्दी उठो। मियाओ मिंग शेन ने अपनी आंखें खोली। उसने इमोर्टल हुआ डाई की चिंतित दृष्टि देखी। वह उसके पास खड़ी थी। गुई क्यूई ये फैंग जियांग और तू तुओ, यहाँ तक कि जो सबसे पहले मरा चू यंग, चारों ओर थे। वे सभी मुस्कुरा रहे थे। तुम लोग, क्या हुआ? मियाओ मिंग शेन की आंखें अचानक चमक उठी। रुको, क्या यह एक परीक्षा है? आप सही हैं, हम भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं। जवाब देते हुए तू जोर से हंसा। ये सोचना कि पहला परीक्षण ब्लू ड्रैगन वेल में प्रवेश करने से पहले हुआ था, ये बहुत खतरनाक था। मियाओ मिंग शेन ने अपनी चोटों का निरीक्षण करते समय कुछ डर महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन वह तुरंत सन्न रह गए। ये पता चला कि उसकी सभी चोटें दूर हो गई थी। उसके गु कीड़े बरकरार थे, यहाँ तक कि उसका अमर सार भी अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गया था। यह मियाओ मिंग शेन ने अपना सिर उठाया। क्या ये सब एक भ्रम था? एकदम सही। स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय वास्तव में आश्चर्यजनक है। हमने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। हमें मरने के बाद ही इसका एहसास हुआ। इसके बारे में सोचते हुए स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय पुनर्जन्म युद्ध क्षेत्र बनाने में सक्षम था। इस परीक्षण को पूरा करना निश्चित रूप से कठिन नहीं था। इतिहास में पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनेरेबल ने रैंक 8 विशेषज्ञ कॉम्बैट दानव से निपटने के लिए ऐसी हत्यारी चालें बनाई। पुनर्जन्म युद्ध क्षेत्र इस श्रृंखला का चरम था। इतने वर्षों के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राचीन संप्रदायों ने इसका उपयोग करके अनगिनत फू इमोर्टल विशेषज्ञों का पोषण किया है। मियाओ मिंग शेन ने खुद से आह भरी, क्योंकि उसका मन स्पष्ट हो गया था। मुझे लगता है कि यह स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय की चेतावनी है। मृत्यु का अनुभव करने के बाद हम कई जुनून छोड़ सकते हैं। भगवान सही कह रहे हैं, मृत्यु के एहसास को भूलना सचमुच कठिन है। फैंग जियांग ने आह भरी। साथ ही ये हमारी युद्ध शक्ति का परीक्षण है। मियाओ मिंग शेन, मुझे स्वीकार करना होगा कि आप अद्भुत हैं। हमने भ्रम में आपका प्रदर्शन देखा। आप हमारे बीच सबसे लंबे समय तक टिके रहे। टोंग हुआ मुस्कुराया। मियाओ मिंग शेन खुश थे, लेकिन चिंतित भी थे। खुशी है कि उसकी महान शक्ति थे समूह में अपना प्रभुत्व बढ़ाया, लेकिन चिंतित थे क्योंकि उनके अधिकांश तरीके उजागर हो गए थे। आखिरकार वह मौत का सामना कर रहा था। वह अपने तुरुप के पत्ते क्यों आरक्षित रखेगा?
मियाओ मिंग शेन ने अचानक फेंग युआन के बारे में सोचा। उसकी निगाहें चमक उठी। चुयंग, ये सोचकर कि मैं तुम्हारे बारे में इतनी गहराई से चिंतित और व्यथित महसूस करता हूँ, फिर भी तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने सबसे अधिक ऊर्जा बचाई है। उनकी बातों का गहरा अर्थ था। फेंग युआन ने शर्मिंदगी का कड़वा रूप दिखाते हुए आह भरी। सच्चाई यह है कि जब मौत करीब आई तो मुझे भयानक महसूस हुआ। मैं बस बहुत बदकिस्मत था। अनादि गड़गड़ाहट वाली फीनिक्स ने मुझे क्यों निशाना बनाया। जब मैं उठा तो स्पष्टता हासिल करने से पहले मैं लंबे समय तक चकित था। गु के रवैये के साथ उसका अभिनय ईमानदार और सच्चा था। मियाओ मिंग शेन ने फेंग युआन को तीव्रता से देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति को देखकर उसका संदेह दूर हो गया। तो फिर हम कहाँ हैं? मियाओ मिंग शेन ने चारों ओर देखा, ये देखते हुए कि वे एक अज्ञात द्वीप पर थे। ये द्वीप क्षितिज तक फैले विशाल नीले समुद्री जल से घिरा हुआ था। समुद्र में मछलियों के झुंड थे। हवाएं चलने के कारण लहरें धीरे धीरे चल रही थीं। सफेद सीगल आवाज कर रहे थे। कुछ आकाश में उड़ रहे थे जबकि अन्य समुद्र तल से थोड़ा ऊपर उड़ रहे थे। हम आपसे पूछने ही वाले थे। हम उठकर यहाँ आ गए। हमें नहीं पता कि कहाँ जाना है, टोन हुआ ने कहा। मियाओ मिंग शेन ने सिर हिलाया। हर कोई एक क्षण रुके। इसके बाद उसने एक रहस्यमय अमर हत्यारी चाल का उपयोग करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। ब्लू ड्रैगन व्हेल का पता लगाने का यह उनका अनोखा तरीका था, लेकिन सही तौर पर कोई भी उसकी पद्धति को समझ नहीं सका। अपनी आंखें बंद करने के बाद मियाओ मिंग शेन ने उसे बहुत तेजी से फिर से खोला। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दिखाई दे रही थी। हर कोई, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ये ब्लू ड्रैगन व्हेल की अमर एपर्चर दुनिया है। मियाओ मिंग शेन ने कुछ चौंकाने वाली बातें कही। क्या? अमर सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे इस स्वर्ग पृथ्वी की सच्ची विरासत के बारे में कमोबेश कुछ न कुछ जानते थे। स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय ने नीले ड्रैगन व्हेल को वश में किया और उसके अमर छिद्र को जागृत किया। उन्होंने इस कुटी स्वर्ग में स्वर्ग पृथ्वी की सच्ची विरासत को पीछे छोड़ दिया था। 5 साल बाद कई फू इमॉर्टल्स ने ब्लू ड्रैगन व्हेल को खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फू इमॉर्टल्स अभी भी नीले ड्रैगन व्हेल की वास्तविक उपस्थिति को देखने के लिए तैयार थे, लेकिन ये सोचने के लिए कि वे सीधे इसके अमर छिद्र के अंदर पहुंचेंगे। स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय की व्यवस्थाएं, वे वास्तव में कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसका मतलब है इस जगह में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो फिर हमसे पहले इस जगह पर कोई क्यों नहीं आया? क्या ब्लू ड्रैगन व्हेल को ढूंढना बहुत मुश्किल था? तो फिर अब हम क्या करने जा रहे हैं? टोन हुआ ने पूछा। सभी अमरों ने अपना ध्यान मियाओ मिंग शेन पर केंद्रित किया। मियाओ मिंग शेन इस स्थिति से काफी संतुष्ट थे। वे सभी अलग हुए बिना गंतव्य पर पहुंच गए थे। वे अभी भी एक साथ रहना चाहते थे। उन्होंने समूह के नेता के रूप में अपने अधिकार को मजबूत करने में अपना प्रयास बर्बाद नहीं किया। सच बोलने के लिए मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन चूंकि हम अब ग्रोटो स्वर्ग में हैं, हम पहले ही चरण में सफल हो चुके हैं। इसके बाद हमें छिपी हुई स्वर्ग पृथ्वी की सच्ची विरासत को ढूंढना चाहिए। यह एक अज्ञात जगह है जो कई वर्षों से अस्तित्व में है। हम नहीं जानते कि यहाँ क्या रहता है। सुरक्षित रहने के लिए हमें एक समूह में यात्रा करनी चाहिए। भले ही कुछ भी हो, हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। मियाओ मिंग शेन की बातों को सभी ने स्वीकार किया। फेंग युआन ने इस समय कहा, मेरे पास एक सरल विचार है। चूंकि हमने पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल की व्यवस्था के माध्यम से इस स्थान में प्रवेश किया है, ये छोटा द्वीप सरल नहीं होना चाहिए। हमें पहले इस द्वीप के चारों ओर खोजना चाहिए। अभी तक किसी ने इस जगह की खोज नहीं की। मियाओ मिंग शेन ने पूछा। अमरों ने अपना सिर हिलाया। कुछ ने फेंग युआन की ओर देखा। फेंग युआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मैं पहला व्यक्ति हूँ जो यहाँ आया और भ्रम के बारे में सीखा, मैं यहाँ छिपे खतरे से डरता था। मैं रहा हूँ तब से हम अपने वर्तमान स्थान की रखवाली कर रहे हैं। ठीक है, चलो अलग हो जाएं और इस छोटे से द्वीप के चारों ओर देखें। मियाओ मिंग शेन ने तुरंत उन्हें कुछ मिशन दिए। ये द्वीप छोटा था, आसपास बहुत सारे लोग थे। उन्हें जल्द ही सुराग मिल गया। जल्दी से द्वीप के केंद्र में आए। यहाँ 8वीं रैंक का अमर गू हाउस है। एक क्षण बाद 8 फू इमोर्टल्स इमोर्टल फू हाउस के सामने खड़े हो गए। इस इमोर्टल गू हाउस का डिजाइन अजीब था। बाहर से यह सोने से बना एक ओबेलिस्क जैसा दिखता था। ओबेलिस्क की सतह पर कई शिलालेख थे। फेंग जियांग ने कुछ नजरें डाली और चिल्लाया, तो ये स्वर्ग पृथ्वी की सच्ची विरासत है। अमर हुआ डाई, जो उसके बगल में था, ने भौहें चढ़ाई। इस सच्ची विरासत को प्राप्त करना वास्तव में परेशानी भरा है। ओबेलिस्क में कहा गया है कि यह रैंक 8 अमर फू हाउस एक योग्यता बोर्ड था। यह पूरे ग्रोटो स्वर्ग दुनिया में प्रभावी था।
यदि बाहरी फू इमोर्टल्स स्वर्ग पृथ्वी की वास्तविक विरासत हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें इस ओबेलिस्क पर मिशन करने और उन्हें पूरा करने के बाद योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उनके पास जितनी अधिक खूबियां थीं, वे उतनी ही अधिक मूल्यवान चीजों का आदान प्रदान कर सकते थे। यदि कोई इसे स्वीकार नहीं करता है तो वे केवल इस द्वीप पर प्रतीक्षा कर सकते हैं। वे इसे छोड़कर कुटी स्वर्ग की दुनिया में अन्य स्थानों पर नहीं जा सकते हैं। शिलालेख के अनुसार हम यहाँ केवल 300 दिन ही रह सकते हैं। टोंग हुआ ने अफसोस भरे स्वर में कहा। ड्रैगन व्हील ग्रोटो स्वर्ग के समय के संदर्भ में 300 दिन। हम 300 दिनों में कौन से मिशन पूरा कर सकते हैं? ज़ेग लुओजी की आंखें तेज रोशनी से चमक उठी। इस ओबेलिस्क पर केवल 10 मिशन थे, हर एक अलग था। इसका मतलब था कि येगो इमोर्टल्स बाद में प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाले थे। बाकी लोग मूर्ख नहीं थे, उन्हें तुरंत ही इस समस्या का एहसास हो गया। माहौल अचानक भारी हो गया। मियाओ मिंग शेन ने माहौल में बदलाव को गहराई से महसूस किया जब उन्होंने कहा, हर कोई, भले ही शिलालेख कहता है कि ये हम यहाँ पहली बार हैं, हम इतना निश्चित नहीं हो सकते। मेरी राय में हमें परीक्षण करना चाहिए कि क्या हम इस द्वीप को छोड़ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी इस अमर फू हाउस पर शोध कर सकते हैं। यदि आपके पास इसे स्थानांतरित करने का कोई तरीका है तो हम इसे अपने लिए ले सकते हैं। यह अद्भुत होगा। अमर लोग बहुत प्रभावित हुए। यह 8वीं श्रेणी का अमर फू हाउस था। यदि वे इसे तोड़ सकते थे और इसके कुछ हिस्से ले सकते थे तो उन्हें बहुत लाभ होगा। मियाओ मिंग शेन ने आगे कहा, जब हमने चारों ओर देखा तो हमें इस द्वीप पर बहुत सारे खेती के संसाधन मिले। वे भारी मात्रा में हैं। हमें ये तय करना चाहिए कि इन संसाधनों को कैसे विभाजित किया जाए। आप क्या सोचते हैं? इससे अमरों को ही लाभ होगा। वे असहमत क्यों होंगे? सभी ने स्वीकारोक्ति में जय जयकार की। आदरणीय पागलपन C1652 मिशन चुनना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1652 मिशन चुनना। द्वीप छोटा था लेकिन इसमें खेती के बहुत सारे संसाधन मौजूद थे। संसाधनों के इस आकार और मात्रा के साथ उन्हें स्पष्ट रूप से जानबूझकर व्यवस्थित किया गया था। फैंग युआन और अन्य फू इमोर्टल्स ने चारों ओर देखा और उन्हें पुनर्वितरित करने से पहले संसाधनों की खोज की। चू यंग के रूप में फैंग युआन एक परिवर्तन पथ फू अमर थे। उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन पथ अमर सामग्री प्राप्त की, लेकिन क्योंकि परिवर्तन पथ ने सभी पथों को प्रक्षेपित किया, ये अमर सामग्री विभिन्न प्रकार और पथों की थी। उदाहरण के लिए आत्मा जानवर कोर आत्मा पथ अमर सामग्री थे, लेकिन अगर एक परिवर्तन पथ फू इमोर्टल में आत्मा जानवरों में बदलने का एक तरीका है तो यह आत्मा कोर भी परिवर्तन पथ फू अमर के लिए एक प्रकार का संसाधन था। हेनरी फैंग ने बहुत सारे समय पथ की अमर सामग्रियों को चुनने के लिए परिवर्तन पथ का उपयोग छिपाव के रूप में किया। ज़ेग लुओजी ने लापरवाही से पूछा, दोस्त चू यंग के पास समय पथ परिवर्तन है। जब हम भ्रम में थे तो आपने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? फैंग युआन हंसे, मैं सिर्फ लालची हो रहा हूँ। मुझे यकीन है कि हर कोई राक्षस फैंग युआन के बारे में जानता है। ये समय पथ अमर है। कई अच्छी चीजों के लिए सामग्री को ट्रेजर येलो हेवन में बेचा जा सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ हर किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा तो इससे हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचेगा। हाँ, यह एक अच्छा विचार है चू यंग, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? तू हंसा। ज़ेग लुओजी की आंखें तेज रोशनी से चमक उठी। उसने बात करना बंद कर दिया। भ्रम से डरने के बाद इन फू इमोर्टल्स का मूड आखिरकार बदल गया। आखिरकार ये लाभ काफी मूल्यवान थे, खासकर जब मियाओ मिंग शेन भ्रष्ट नहीं थे। उन्होंने लाभ को समान रूप से विभाजित किया। समूह का माहौल काफी जीवंत था। आधे दिन बाद अमर रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस मेरिट ओबेलिस्क के सामने एकत्र हुए। मेरिट ओबेलिस्क पर दी गई जानकारी के अनुसार इन सभी संसाधनों की व्यवस्था पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल द्वारा की गई थी। ये सुनिश्चित करने के लिए था कि फू इमोर्टल्स जो मिशन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे उन्हें अभी भी कुछ पुरस्कार प्राप्त होंगे। पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल वास्तव में एक दयालु व्यक्ति थे। टोंग हुआ आश्चर्यचकित था। गुई क्यूई ये ने सोचा, हम सभी ने पहले ही कार्रवाई की है, हमने कोशिश की है, लेकिन इस द्वीप को बलपूर्वक नहीं तोड़ा जा सकता है। और यह मेरिट ओबेलिस्क, हम इसे अपनी क्षमताओं से उजागर नहीं कर सकते। फैंग जियांग ने जोड़ा। अमर चुप थे। पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल की व्यवस्था इतनी आसानी से कैसे तोड़ी जा सकती है, विशेष रूप से जब फैंग युआन को छोड़कर ये सभी फू इमोर्टल 7वीं श्रेणी के थे। भले ही कुछ संभ्रांत थे, एक आदरणीय के खिलाफ वे कुछ भी नहीं थे। मियाओ मिंग शेन, मुझे आश्चर्य है कि आपके पास क्या अंतर्दृष्टि है? टोंग हुआ ने पूछा। मियाओ मिंग शेन ने अपना सिर हिलाया।
मैं पैराडाइज अर्थ की असली विरासत के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं भी आप सभी की तरह हूँ। मेरी राय में, चूंकि हम पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनेरेबल की व्यवस्था को जबरदस्ती उजागर नहीं कर सकते हैं, हमारे पास केवल दो विकल्प हैं। एक है ओबेलिस्क के मिशनों को नजरअंदाज करना और 300 दिनों तक यहाँ रहना। एक बार समय समाप्त होने पर हमें संभवतः बाहर भेज दिया जाएगा। दूसरा तरीका है ओबेलिस्क पर मिशनों का पालन करना और उन्हें पूरा करना। अमरों ने एक दूसरे की ओर देखा। निस्संदेह द्वीप पर सभी संसाधन पहले ही वितरित किए जा चुके थे, कौन यहाँ 300 दिनों तक रहना चाहेगा? अमरों ने पहले ही कुछ हासिल कर लिया था। स्वर्ग पृथ्वी की सच्ची विरासत में उनकी रुचि भी बढ़ गई। उनकी राय में द्वीप पर खेती के संसाधन सिर्फ भूख बढ़ाने वाले थे। पैराडाइज अर्थ की सच्ची विरासत यहाँ का सच्चा खजाना थी। लेकिन मिशन स्वीकार करने के लिए हमें मेरिट ओबेलिस्क द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया एक सुपर कबीले के जीवन टैबलेट गू और आत्मा लालटेन गू की तरह है, लेकिन प्रकृति में अधिक प्रतिबंधात्मक है। यदि यह एक जाल है, जोखिम और इनाम अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। हम पैराडाइज अर्थ की असली विरासत का पता लगाने आए हैं। क्या हम जोखिम नहीं ले रहे थे? मैं मिशन स्वीकार करने जा रहा हूँ। चूंकि यह पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वनरेबल की व्यवस्था है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सच्ची विरासत हमारे सामने है। अगर हम अभी रुक गए तो हमें जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। ... कुछ चर्चा के बाद 8 फू इमोर्टल्स में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। शिलालेख के अनुसार 8 अमर ऊपर गए और मेरिट ओबेलिस्क पर अपनी हथेलियां रखी। प्रकाश की तेज चमक के साथ 8 अमर लोगों के नाम ओबेलिस्क पर प्रदर्शित किए गए। खाली क्षेत्र पहले एक सूची में बदल गया था। वहां फेंग युआन का नाम भी था, लेकिन उसकी जगह चू यंग लिखा हुआ था। इससे फेंग युआन ने राहत की सांस ली। उन्होंने पहले ही इस मेरिट ओबेलिस्क का निरीक्षण कर लिया था। इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी पथ और ध्वनि पथ शामिल थे। वह इसका अनुमान नहीं लगा सके। बेशक हेनरी फेंग की युद्ध शक्ति से इसे नष्ट करने का मौका था, लेकिन जोखिम बहुत अधिक थे। उसके लिए खुद को छिपाना और दूसरों के साथ खोजबीन करना बेहतर था। फू इमोर्टल दुनिया अनगिनत तरीकों से भरी हुई थी। ये मेरिट ओबेलिस्क पैराडाइज अर्थ इमोर्टल आदरणीय द्वारा बनाया गया 8वां इमोर्टल फू हाउस था। इसमें उसके असली नाम को उजागर करने की उच्च संभावना थी। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ घटित हो, अन्यथा उजागर होने पर फेंग युआन को आसपास के सभी लोगों को मारना होगा। उनकी पहचान बहुत महत्वपूर्ण थी। इन लोगों के पास कुछ अजीब तरीके हो सकते हैं, भले ही उनके पास ऐसा न हो। अगर हेवनली कोर्ट को लालच दिया गया तो ये बुरा होगा। इससे पहले कि मैं स्थिति को समझूं, मुझे उन पर हमला नहीं करना चाहिए। आखिरकार यह स्वर्ग पृथ्वी की सच्ची विरासत है। उन्होंने लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ करने पर जोर दिया। वह दयालु और उदार थे। अगर मैं लोगों को बेतरतीब ढंग से मार दूं, तो कुछ बुरा हो सकता है। 8 अमरों को मेरिट ओबेलिस्क पर सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने मिशनों को देखना शुरू कर दिया। केवल 10 मिशन लिखे गए थे। प्रत्येक मिशन का एक स्पष्ट विवरण था। फू इमोर्टल को स्वयं इसका पता लगाने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए पहला मिशन समुद्री ईगल शहर के आसपास के जल राक्षसों को नष्ट करना। जल राक्षस आत्मा जानवरों के समान थे। वे दोनों दाव जानवर थे जिनके विभिन्न रूप थे। उनमें से अधिकांश मरने के बाद नष्ट हो जाते थे। पानी के कोर या आत्मा कोर को पीछे छोड़ देते थे। ये प्रचुर जलपथ और आत्मपथ दाव चिन्हों से भरी हुई अमर सामग्रियां थीं। लेकिन ये जल राक्षस किस स्तर के थे? प्राचीन स्तर के जल राक्षस थे या उजाड़ पशु स्तर के जल राक्षस? इसकी कोई जानकारी नहीं थी। समुद्री ईगल शहर वह क्या था जहां ये था? कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ जल राक्षसों को नष्ट करने के संबंध में अभी भी कुछ सुराग थे, लेकिन शेष मिशन अजीब थे। उदाहरण के लिए मछली के गोल द्वीप में पानी का कुआं बनाना, या 3 टैटू जनजाति के लिए औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, स्पिरिट स्प्रिंग बनाए रखना, व्यापारी कारवां की रक्षा करना, संरचना को ठीक करना और अन्य। 8 अमरों ने मेरिट ओबेलिस्क को देखा। कुछ देर सोचने के बाद ज़ेग लुओजी ने आह भरी, मेरी सूचना पथ विधियां इस रैंक 8 इमोर्टल फू हाउस के खिलाफ बेकार हैं। हम जो भी मिशन चुनते हैं वह भाग्य पर आधारित है। मुझे पहले प्रयास करने दें। मैं पहला जल राक्षस विनाश मिशन चुनूंगा। बाकी लोग चुप थे। हालांकि ज़ेग लुओजी ने कहा कि मिशनों में मतभेद थे। तार्किक कटौती का उपयोग करते हुए मिशन जितना कठिन होगा, गुण उतने ही अधिक होंगे। जल राक्षस कम से कम उजाड़ जानवर थे। उन्हें खत्म करने का मिशन स्वाभाविक रूप से कठिन था। योग्यता पुरस्कार काफी अधिक होना चाहिए। जहां तक स्पिरिट स्प्रिंग को बनाए रखने, व्यापारी कारवां और अन्य की रक्षा करने की बात है, ये नश्वर स्तर के मिशन थे। कठिनाई जल राक्षसों को खत्म करने से कम थी।
जेग लुओजी की पसंद स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ मिशन को छीनना था। समूह में माहौल अचानक बदल गया। जेग लुओजी चुप रहा, लेकिन वह अपने दिल में थोड़ा घबराया हुआ था। मियाओ मिंग शेन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो, मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा। उसके ऐसा कहते ही सभी ने उसे अलग नजरों से देखा। मियाओ मिंग शेन ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे बस लगता है कि पैराडाइज अर्थ इम्मोर्टल आदरणीय ने गहरे इरादों के साथ ऐसी व्यवस्था बनाई है, वह संतुलन के बारे में कैसे नहीं सोच सकते। ये सरल मिशन उतने आसान नहीं हो सकते जितने लगते हैं। मियाओ मिंग शेन की बातें सुनकर सभी ने सिर हिलाया। टोंग हुआ ने कहा, मैं दूसरा मिशन चुनता हूँ। तूने भी अपनी पसंद बनाई। उनका निर्णय जेग लुओजी जैसा ही था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कठिन मिशनों को चुना। तू द्वारा मिशन चुनने के बाद अभी भी एक कठिन प्रतीत होने वाला मिशन बाकी था। बाकी सभी मिशन बहुत सामान्य थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कौन सा वैश्विक आइकन केवल एक महिला से प्यार करता था। जड़ी बूटी। अभी भी 3 रैंक 7 बचे थे। वे थे मियाओ मिंग शेन, फैंग युआन और गुई क्यूये। अगला, आगे बढ़े और चुने चू यंग। मियाओ मिंग शेन ने नजर डाली और मुस्कुराए। फैंग जियांग और इम्मोर्टल हुआ। डाई उसके बगल में थे, उन्होंने बात नहीं की। इंतजार। गुई क्यूये ने अचानक हस्तक्षेप किया, हर कोई, लॉर्ड मियाओ मिंग शेन, सच कहूं तो मैं शुरू से ही इस मिशन को चाहता था। अमरों के सारे भाव अजीब हो गए। मियाओ मिंग शेन ने गुई क्यूये की ओर आश्चर्य और आलोचना की दृष्टि से देखा, लेकिन गुई क्यूये ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने हेनरी फैंग को घूर कर देखा। सबसे कमजोर व्यक्ति को चुनना। हेनरी फैंग ने मन ही मन हंसते हुए कहा, गुई क्यूये, चूंकि तुम्हें ये पसंद है, इसका मतलब है कि मिशन का तुम्हारे साथ संबंध है। मैं इसे तुमसे नहीं छीनूंगा। मैं 7वां मिशन चुनूंगा। हर कोई देखने लगा। ये 7वां मिशन गहरे समुद्र से अर्थ ट्रेंच काला तेल इकट्ठा करना था। ये कुछ ऐसा था जो केवल नश्वर लोग ही कर सकते थे। मियाओ मिंग शेन ने तुरंत कहा, चू यंग, इसे मना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में ऐसे साथी के लिए भाई मियाओ की प्रशंसा करता हूँ। आप इसके लायक हैं। यदि आप नहीं होते तो मैं यहाँ कैसे आ पाता। हेनरी फैंग दिल खोलकर हंसे। एक गुई क्यूये ने अब दयालु दृष्टि से फैंग युआन को देखा। दरअसल उन्होंने जबरदस्ती मिशन को अपने लिए नहीं बल्कि मियाओ मिंग शेन के लिए चुना। जैसा कि फैंग युआन ने कहा था, मियाओ मिंग शेन के कारण हर कोई यहाँ आ सका। वह अपने योगदान से इसके हकदार थे। मियाओ मिंग शेन ने इनकार कर दिया, लेकिन फैंग युआन कायम रहा। मियाओ मिंग शेन असहाय थे क्योंकि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। एक क्षण बाद सभी ने अपनी पसंद बनाई। मेरिट ओबेलिस्क ने प्रकाश के एक स्तंभ को बाहर निकाल दिया। अंदर कदम रखते ही 4 इमोर्टल्स को दूर ले जाया गया। हेनरी फैंग की दृष्टि का क्षेत्र बदल गया। जब उसकी पलकें झपकी तो वह एक अज्ञात द्वीप पर था। मैं 8वें रैंक का 4 इमोर्टल हूँ, लेकिन उस मेरिट ओबेलिस्क ने मुझे बिना किसी प्रयास के पहुंचा दिया। ऐसा लगता है कि यह इस पूरे ग्रोटो स्वर्ग का मूल है। ये वास्तव में गहरा है, जैसा कि स्वर्ग पृथ्वी से अपेक्षा की जाती है। इन मिशनों के संबंध में उनका अनुमान मियाओ मिंग शेन के समान था। उसने वह मिशन पहले इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह विनम्र था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मियाओ मिंग शेन की जांच कर रहा था। फैंग युआन के चले जाने के बाद केवल गुई क्यूये और मियाओ मिंग शेन बचे थे। ओह तुम, मियाओ मिंग शेन ने आह भरी। गुई क्यूये ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु। तुमने क्या गलत किया? बात सिर्फ इतनी है कि तुमने चू यंग को कमाका। वह भ्रम में मरने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए तुम्हें लगता है कि वह कमजोर है। मियाओ मिंग शेन ने अपना सिर हिलाया। भगवान सोचते हैं कि चू यंग अपनी ताकत छुपा रही है। मियाओ मिंग शेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे कुछ भी पता नहीं चला, इसकी संभावना कम है। लेकिन इस अज्ञात वातावरण में हमें आंतरिक संघर्षों के बजाय एकजुट होना चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ। आदरणीय पागलपन। C1653 पिछले जीवन का सबसे प्रिय। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1653 पिछले जीवन का सबसे प्रिय। फैंग युआन की खोजी विधियों से ये द्वीप उसकी नजर में पूरी तरह से पारदर्शी था। उन्होंने पाया कि ये द्वीप जिस पर मेरिट ओबेलिस्क ने उन्हें पहुंचाया था वह बहुत सामान्य और साधारण था। द्वीप पर बहुत कम संसाधन थे। वहां मछली पकड़ने का एक छोटा सा गांव था जहां कुछ लोग रहते थे। वहां एक मछली पकड़ने वाला गांव था। निस्संदेह एक आध्यात्मिक झरना भी मौजूद था। फू मास्टर्स यहाँ भी मौजूद थे, लेकिन इतनी गरीब और उजाड़ जगह में 4थे दर्जे का फू मास्टर होना सबसे बड़ी सीमा थी।
फैंग युआन ने गहरे समुद्र से अर्थ ट्रेंच काला तेल इकट्ठा करने के मिशन को स्वीकार कर लिया था। जांच करने के बाद उन्होंने जल्द ही पाया कि द्वीप के किनारे के पास काले तेल के निशान निकल रहे थे। अन्य फू इमॉर्टल्स पहले से ही काला तेल इकट्ठा करने के लिए समुद्र में जा सकते थे, लेकिन फेंग युआन ने ऐसा नहीं किया। जिस क्षण उसने मेरिट ओबेलिस्क देखा, उसने पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनेरेबल के इरादों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मछली पकड़ने वाले गांव में प्रवेश करते ही उसने खुद को छुपा लिया। इसमें ज्यादा लोग नहीं रहते थे, वहां केवल 5 या 6 फू मास्टर थे। उच्चतम खेती रैंक 3 फू मास्टर की थी। इसकी तुलना किंग माओ पर्वत पर गुयू कबीले से नहीं की जा सकती थी। उस समय गुयू कबीले के अंतर्गत ऐसे लगभग 10 गांव थे। फैंग युआन ने सीधे गांव के एकमात्र रैंक 3 फू मास्टर से संपर्क किया। ये सफेद बालों और गहरी झुर्रियों वाला एक बूढ़ा आदमी था। दूसरों के अनुसार वह गांव का प्रधान था। हेनरी फैंग काफी शांत थे, संतुष्ट। ऊंचे पद पर आसीन होने और वृद्ध होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से बहुत सी बातें जानता था। आत्मा की खोज। हेनरी फैंग ने अपनी अमर पद्धति का इस्तेमाल किया। पुराने ग्राम प्रधान के सभी रहस्य उजागर हो गए। तुरंत हेनरी फैंग को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई जो काफी सटीक थी। जैसी उसकी आशा थी, ये गांव बहुत साधारण था। द्वीप के आसपास ऐसे कई गांव थे। इस मछली पकड़ने वाले गांव में कोई जाल नहीं लगता। हेनरी फैंग को इसका एहसास हुआ और वह चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। बूढ़े ग्राम प्रधान को केवल एक पल के लिए स्तब्ध महसूस हुआ। भले ही ये थोड़ा अजीब था, वह जल्द ही अपने व्यवसाय में लग गया। फैंग युआन की आत्मा खोज पद्धति नश्वर भू मास्टर्स के लिए बहुत अविश्वसनीय थी। फैंग युआन ने द्वीप छोड़ दिया और आसपास के द्वीपों के लिए उड़ान भरी। लेकिन फैंग युआन ने पहले भी अनुभव किया था कि मेरिट ओबेलिस्क द्वीप पर क्या हुआ था। हालांकि उसे क्षितिज में एक छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा था, चाहे वह कैसे भी उड़े, दूरी कम नहीं हुई। अपने सभी तरीकों का उपयोग करने के बाद फैंग युआन फिर भी असहाय होकर लौट आया। स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय ने बाद में पृथ्वी पथ में परिवर्तित होने से पहले अपने प्रारंभिक वर्षों में ध्वनि पथ की खेती की दूरी को नियंत्रित करने की यह विधि उनकी हस्ताक्षरित चाल है। इतिहास में ऐसी कई लड़ाइयां हुई जिनमें स्वर्ग की धरती के अमर आदरणीय को अपने दुश्मनों के हमले के समय मौके पर खड़ा दिखाया गया था। चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, उनके हमले उस तक नहीं पहुंच सके, भले ही दूरी कम थी। इसके अलावा पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के पास एक बेहद आकर्षक तरीका है, वह था स्वर्ग बनाना। स्वर्ग पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनेरेबल की उपाधि का कारण भी यही था। कोई नहीं जानता था कि स्वर्ग कैसे बनाया गया, लेकिन स्वर्ग पृथ्वी अमर आदरणीय ने 5 क्षेत्रों और 2 स्वर्गों में कई स्वर्ग छोड़े। स्वर्ग की सबसे विशिष्ट विशेषता आपदाओं और क्लेशों की कमी थी। इस ड्रैगन व्हील ब्रूटो स्वर्ग को पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल आदरणीय द्वारा स्वर्ग में बदल दिया गया था। पुराने ग्राम प्रधान की आत्मा से फैंग युआन ने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जिसने इसकी पुष्टि की। यदि विपत्तियां और क्लेश होते, भले ही बूढ़ा व्यक्ति इसे महसूस न कर पाता, तो गांव के ऐतिहासिक अभिलेखों में जानकारी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। चूंकि वह दूसरे द्वीपों पर नहीं जा सका, इसलिए उसने दिशा बदल ली और पानी में प्रवेश कर गया। जैसे जैसे वह गहरा होता गया, पानी का दबाव तेज हो गया। पानी का ये दबाव तेल निकालने की कोशिश कर रहे फू मास्टर्स के लिए एक समस्या थी, लेकिन फैंग युआन जैसे रैंक 8 फू इमॉर्टल्स के लिए यह एक मामूली समस्या थी। गू मास्टर्स के लिए समुद्र बहुत गहरा था, लेकिन गू इमॉर्टल्स के लिए द्वीप के आसपास का पानी अभी भी बहुत उथला था। हेनरी फैंग ने जल्द ही पाया कि उसकी दृष्टि में अंधेरे का एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया। यह एक विशाल समुद्री शैवाल की तरह था जो सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से फैला हुआ था। पानी के नीचे यह अर्थ ट्रेंच बहुत ही शानदार थी। साधारण द्वीप इस अर्थ ट्रेंच के किनारे पर था। पुराने ग्राम प्रधान से उन्हें जो जानकारी मिली, उससे पता चला कि आसपास के द्वीप भी इस अर्थ ट्रेंच के विस्तार से जुड़े हुए थे। पृथ्वी की खाइयों से काला तेल उत्पन्न होता है। सामान्य पृथ्वी खाइयां या गहरे समुद्र की खाइयां, चाहे जो भी हो, काला तेल भोजन पथ से संबंधित एक अमर पदार्थ था। गुणवत्ता बहुत ऊंची थी और उत्पादन प्रचुर था। खुदाई करना आसान था। ये खाद्य पथ की विशेषता थी। सस्ती लागत में अधिक उत्पादन वाला, आर्थिक रूप से बहुत अनुकूल था। काला तेल अमर जोबी के लिए बेहद मददगार था। मृत छिद्र में काला तेल फैलाने से धन्य भूमि के विघटन की गति धीमी हो सकती है। बाहरी दुनिया में या अन्य फू इमॉर्टल्स के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी फू शोधन सामग्री थी जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। इसका एक बड़ा बाजार था। जोबी एलायंस का एक मुख्य व्यवसाय काला तेल था। ये फैंग युआन के गट्सगू के समान था, लेकिन बेचे गए काले तेल का पैमाना गट्सगू से बहुत बड़ा था। लगभग 3 मिलियन है यहाँ किलोग्राम काला तेल। अगर मैं बाहर जाऊं तो मैं उन सभी को आधे दिन के भीतर ले सकता हूँ।
लेकिन मैं एक निश्चित दूरी के बाद द्वीप नहीं छोड़ सकता। भले ही काला तेल चल सकता है, लेकिन यह पानी की तुलना में बहुत धीमा है। जब मैं सारा काला तेल यहाँ ले लूंगा तो पृथ्वी की खाई के अन्य हिस्सों से काले तेल के यहाँ प्रवाहित होने की प्रतीक्षा करने में बहुत अधिक समय लगेगा और यह बहुत अक्षम होगा। काला तेल इकट्ठा करना बहुत आसान था, लेकिन वह फू इमोर्टल्स के लिए था। नश्वर गू मास्टर्स के लिए ये काफी कठिन था। तेल एकत्रित करने वाले फू मास्टर्स की एक विशेष श्रेणी थी। वे काला तेल इकट्ठा करने के लिए पृथ्वी की खायों की खोज करने में माहिर थे। ये लोग इस व्यवसाय में पेशेवर थे। तेल एकत्र करने वाले फू मास्टर्स के पास फू कीड़ों का अपना सेट था, जिसका उपयोग विशेष रूप से एक निश्चित मात्रा में काले तेल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति अधिक नहीं थी, क्योंकि वे अमर सामग्रियों की खुदाई कर रहे थे। उनके पास प्रचुर धन और स्थिति थी। वे काफी लोकप्रिय थे। अपने पिछले जीवन के 500 वर्षों में फैंग युआन एक बार पूर्वी सागर में तेल इकट्ठा करने वाला फू मास्टर था। वह उसकी आकस्मिक मुलाकात थी। वह लगभग एक निश्चित तेल संग्रह करने वाले फू मास्टर का दामाद बन गया था। संग्रह विधि भी इस पुराने फू मास्टर द्वारा फैंग युआन को प्रदान की गई थी। लोग अपने पर्यावरण के अनुसार रहते थे। छोटे द्वीप पर गू मास्टर्स मुख्य रूप से काला तेल इकट्ठा करके जीवित रहते थे। जिस पुराने फू मास्टर को फैंग युआन की आत्मा ने खोजा था, वह गांव का सबसे प्रभावशाली तेल संग्रह करने वाला फू मास्टर था। हालांकि वह बूढ़ा था, फिर भी वह पानी में उतरता था और हर साल उन्हें इकट्ठा करता था। यहाँ काले तेल को देखकर हेनरी फैंग अपने पिछले जीवन की कुछ यादों को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। वह एक बार तेल एकत्र करने वाला फू मास्टर था। वह काला तेल इकट्ठा करने के लिए समुद्र में उतर गया, लेकिन यह एक खतरनाक काम था। वह पतली बर्फ पर चल रहा था। पहली समस्या ऑक्सीजन की थी, दूसरी वह ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाता था। दबाव से उसकी जान चली जाती थी। और समुद्र शांत नहीं था। नीचे बहुत से भयंकर पशु थे। और अंततः उसे काले तेल के लिए विशेष तरीकों की आवश्यकता पड़ी। अमर सामग्री एकत्र करते समय नश्वर लोग विशेष तरीकों का उपयोग कैसे नहीं कर सकते। विशेष रूप से यदि वे काले तेल को अच्छी तरह से एकत्र नहीं करते हैं, तो यह उनके शरीर को प्रदूषित कर देगा। फू मास्टर काले तेल के ग्रीस में ढक जाएगा। इसे निकालना मुश्किल होगा और इसमें घृणित बदबू आएगी। समय बीतने के साथ साथ यह फू मास्टर के नश्वर शरीर को भी नष्ट कर देगा। अपने पिछले जीवन में फैंग युआन इस काले तेल से प्रदूषित हो गया था। जिस बूढ़े गू मास्टर ने उसे यह विधि सिखाई थी, उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वह अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर हो जाए। वह तब गुस्से में था और उसे लगा जैसे उसके खिलाफ साजिश रची गई है। लेकिन अब इसके बारे में सोचते हुए हेनरी फैंग बुरी तरह मुस्कुराया। शिक्षक का कोई बेटा या उत्तराधिकारी नहीं था। उसे ऐसा करना पड़ता था, अन्यथा वह अपने परिवार के अनूठे तरीकों को किसी बाहरी गू मास्टर को नहीं सिखा सकता था। उसके पास उस रणनीति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुरक्षित खेलने में क्या गलत था? यह सामान्य था, लेकिन उस समय फैंग युआन को निराशा में डाल दिया गया था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। विशेष तरीकों के बिना वह काले तेल के प्रदूषण को साफ नहीं कर सका। भले ही हेनरी फैंग को विधि पता थी, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए फू कीड़े की आवश्यकता थी। इन कारणों ने उन्हें नर्म बना दिया। ये सोचते हुए फैंग युआन को अपनी मानसिकता का एहसास हुआ। वह बहुत चिंतित और पीड़ा में था। वह काले तेल की खुदाई के मुनाफे से बहुत आकर्षित था। उसने गुप्त रूप से कसम खाई कि वह स्थिति बदल देगा। उदाहरण के लिए, वहां जलपथ गू कीड़े थे जो उसे फुर्ती से गोता लगाने की अनुमति दे सकते थे। वह पानी के दबाव का विरोध करने के लिए कुछ गू कीड़े भी डिजाइन कर सकता था। वर्तमान में वह अमर गू के एक समूह को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकता है और तुरंत उपयोगी नश्वर गू की एक बड़ी मात्रा बना सकता है। लेकिन अब उन्हें उनकी जरूरत नहीं रही। जिंदगी अक्सर आपको ऐसी स्थितियों में डाल देती है। वर्तमान में आपके पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों की कमी है, लेकिन जब आप उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो आपको उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए जब आपको उन चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता हो तब उन्हें प्राप्त करना कहा जाता था आकस्मिक मुलाकात। यदि ऐसा हुआ तो आपको उन्हें संजोकर रखना होगा। उस समय जब मैंने काला तेल निकाला था, मैं लगभग मर गया था। लेकिन भाग्य और विपत्ति एक साथ आती हैं। मैं वास्तव में मोइर से तब मिला था जब मरने वाला था। उस दृष्टिकोण से बूढ़े गू मास्टर ने आखिरकार कुछ अच्छा किया। फैंग युआन ने अपने चेहरे पर एक जटिल और गहरी मुस्कान दिखाई। उसके दिमाग में एक बार फिर सफेद आकृति उभरी। उसकी अभिव्यक्ति एक ही समय में अस्पष्ट और स्पष्ट दोनों थी। उसका नाम जी हान मो था। जी हान मो। फैंग युआन इस नाम को कभी नहीं भूला था, क्योंकि वह व्यक्ति थी जिसे वह अपने पिछले जीवन में सबसे अधिक प्यार करता था। आदरणीय पागलपन।
C1654 जल शैल गो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1654 जल शैल गो। कई दिनों बाद लहरें बढ़ती गईं और बहती रहीं, चट्टानों से टकराती रहीं और भारी बौछारें पैदा करती रहीं। इसे अपरिष्कृत रूप से कहें तो अनाम द्वीप गरीब था और इसमें खतरनाक पानी था। एक तो ये द्वीप छोटा था और दूसरे यहाँ अर्थ ट्रेंच ब्लैक ऑयल था। काले तेल के कारण अन्य साधना पथों के संसाधन दब गए, यहाँ और कुछ नहीं रह सका। मानवता का लालच असीमित था। मानव पथ की अवधारणा घाटे को कम करने और अधिशेष बढ़ाने के इर्द गिर्द घूमती थी, मजबूत और मजबूत होता जाता था। इस बीच स्वर्ग पथ ने घाटे की भरपाई करते हुए अधिशेष को छीन लिया। इसने सभी असंख्य प्राणियों के संतुलन पर जोर दिया। दो वास्तव में काले तेल जैसी अमर सामग्री के कारण अनाम द्वीप के पास लगभग कोई अन्य संसाधन नहीं था। मछली पकड़ने वाले गांव का आकार सदियों से ऐसा ही था। विकास धीमा था और वे केवल गू मास्टर्स के एकल अंकों का पोषण कर सकते थे। वे वास्तव में बहुत कम थे। अभी मछली पकड़ने वाले गांव के केंद्र में ग्राम प्रधान के घर में फैंग युआन वर्तमान में रैंक 2 गू मास्टर के खिलाफ लड़ रहा था। बूम बूम बूम। कुछ झड़पों के बाद चारों ओर पानी के छींटे पड़े। मध्यम आयु वर्ग के रैंक 2 गू मास्टर भीग गए। वह कमजोर होकर जमीन पर गिर गए। हेनरी फैंग चू यंग की उपस्थिति का उपयोग कर रहा था क्योंकि वह मौके पर खड़ा था। उसकी बाहें उसकी पीठ के पीछे थीं और वह हल्के से मुस्कुरा रहा था। इस लड़ाई की शुरुआत से अंत तक फैंग युआन मौके पर खड़ा था, बिल्कुल भी नहीं हिला। रैंक 2 गू मास्टर कमजोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मास्टर चू के पास अविश्वसनीय तरीके हैं। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद मास्टर चू। वह सचमुच विस्मय में था। कुछ दिन पहले फैंग युआन ने रैंक 4 फू मास्टर का वेश धारण किया और खुलेआम मछली पकड़ने वाले गांव में प्रवेश किया। उन्होंने यहाँ फू मास्टर्स के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। उस समय उनकी उपस्थिति ने हंगामा मचा दिया था। मछली पकड़ने वाले गांव में आमतौर पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता था, विशेषकर कोई अकेला आगंतुक नहीं। फैंग युआन की पहचान एक यात्रा करने वाले फू मास्टर के रूप में थी। वह मछली पकड़ने वाले गांव में अपनी उपस्थिति बनाने में कामयाब रहे। निस्संदेह उनकी उपस्थिति ने ग्रामीणों के मूल शांतिपूर्ण जीवन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। यहाँ तक कि बिना किसी खेती के एक इंसान को भी पता चल जाएगा कि एक मजबूत फू मास्टर उनके गांव में प्रवेश कर चुका है। ट्रैवलिंग गू मास्टर। ऐसे गू मास्टर्स ने दुनिया की यात्रा की। उनके पास कोई घर नहीं था। वे आमतौर पर अकेले थे, लेकिन कुछ 2 या 3 के समूह में भी चले गए। ट्रैवलिंग गू मास्टर्स में आमतौर पर बहुत ताकत और कुछ कमजोरियां होती थीं। ये सामान्य ज्ञान था। बाहर की दुनिया सुरक्षित नहीं थी। यात्रा करने वाले फू मास्टर्स चारों ओर यात्रा करने में सक्षम थे। स्वाभाविक रूप से उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त ताकत थी। ये सिर्फ युद्ध की ताकत के संदर्भ में नहीं था। उन्हें अपने आवास, भोजन, आंदोलन और गू कीड़े के भोजन का भी ध्यान रखना था। पर्याप्त ताकत के बिना कोई यात्रा करने वाला फू मास्टर नहीं बन सकता। इस प्रकार जब फैंग युआन प्रकट हुआ तो मछली पकड़ने वाले गांव में गू मास्टर्स बहुत सतर्क हो गए। फैंग युआन की रैंक 4 गू मास्टर आभा उनके लिए बेहद खतरनाक थी। पहली बार जब वे मिले तो फेंग युआन ने दावा किया कि उसे गू को खिलाने की जरूरत है। उसने पुराने ग्राम प्रधान से गू सामग्री मांगी। पुराना ग्राम प्रधान मछली पकड़ने में एकमात्र रैंक 3 फू मास्टर था। फैंग युआन ने उसकी आत्मा की खोज की थी। अनुरोध को अस्वीकार करने का साहस उनमें नहीं था। उन्हें सहमत होना पड़ा। स्पार के बाद मध्यम आयु वर्ग के रैंक 2 गू मास्टर ने ग्राम प्रधान से संपर्क किया। दरवाजा बंद करके और अपने फू कीड़ों को बचाव के लिए तैयार करते हुए दोनों ने बात करना शुरू कर दिया। अधेड़ उम्र के गू मास्टर ने बात नहीं की। उनकी अभिव्यक्ति कड़वी और चिंताजनक थी। बूढ़ा ग्राम प्रधान मुस्कुराया। अब आप जानते हैं कि मास्टर चू कितना मजबूत है। मध्यम आयु वर्ग के गू मास्टर ने सिर हिलाया। मास्टर चू में अथाह ताकत है। भले ही हम सेना में शामिल हो जाएं, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 4 ऐसा कहते हुए उसने ग्राम प्रधान की ओर क्रोधपूर्ण भाव से देखा। लेकिन हमें उसे गू सामग्री क्यों देनी चाहिए? उसके गू कीड़े भूखे हैं, यही उसकी समस्या है। हमें उसके लिए इसे क्यों हल करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी सूची पिछली कुछ पीढ़ियों से भरी हुई थी। उसने कुछ ही दिनों में लगभग सब कुछ खत्म कर दिया। पुराने ग्राम प्रधान गहरे अर्थ के साथ कहने से पहले एक पल के लिए चुप हो गए। यात्रा करने वाले गू मास्टर्स का एक निश्चित नियम होता है। जब वे किसी नई जगह पर पहुंचते हैं तो वे आमतौर पर अपने गू कीड़ों को खिलाने के लिए गू सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। ये गू मास्टर्स बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए स्थानीय ताकतें आमतौर पर उन्हें अस्वीकार नहीं करेगी। वे सहयोग करेंगे और अपने रिश्ते में सुधार करेंगे।
हमें इसे एक मौका मुठभेड़ के रूप में लेना चाहिए। अधेड़ उम्र के गू मास्टर ने भौहें चढ़ा ली। उनकी आवाज में गुस्सा और अधिक स्पष्ट हो गया। भगवान ग्राम प्रधान, आपने स्वयं कहा था वे आदान प्रदान करते हैं, लेकिन इस मास्टर चू ने सीधे सामग्री ले ली। उन्होंने उनके बदले कुछ भी विनिमय नहीं किया। तो आप क्या सोचते हैं, हम क्या कर सकते हैं? बूढ़े ग्राम प्रधान ने अधेड़ उम्र के गू मास्टर की ओर देखा। अधेड़ उम्र का गू मास्टर स्तब्ध रह गया। कुछ सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। उसकी पीठ झुक गई क्योंकि उसका चेहरा कड़वाहट, दर्द और बेबसी से भरा था। ये समय को लेकर है। दूसरे छोर पर फैंग युआन मुस्कुराया। अधेड़ उम्र के गू मास्टर और बूढ़े ग्राम प्रधान के बीच बातचीत फैंग युआन की देखरेख में हुई। दरअसल वो मछली पकड़ने वाले इस गांव के अंदर की हर बात जानता था। कुछ दिन पहले वह गहरे समुद्र में चला गया और काला तेल लेना चाहा, लेकिन बाद में उनमें प्रेरणा का संचार हुआ और उन्होंने अपना विचार बदल दिया। फैंग युआन को एहसास हुआ, काला तेल इकट्ठा करना कुछ भी नहीं है, असली कुंजी स्वर्ग पृथ्वी की असली विरासत है। मुझे इस स्थिति का परीक्षण करना चाहिए। इस प्रकार फैंग युआन ने अपना तरीका बदल दिया। उसने गांव में प्रवेश करने के लिए एक यात्रा करने वाले फू मास्टर का भेष धारण किया। अगले दिन बूढ़े ग्राम प्रधान ने देखा कि फैंग युआन उनसे मिलने आया था। वह कड़वाहट से भर गया था, लेकिन फिर भी सतह पर मुस्कुराहट दिखा रहा था। उसने अपनी पीठ झुकाते हुए कहा, मास्टर चू, क्या आपको और अधिक भू सामग्री की आवश्यकता है? फैंग युआन मुस्कुराए, बूढ़े साहब, आतिथ्य के लिए धन्यवाद, मैं जाने वाला हूँ। बूढ़ा ग्राम प्रधान स्तब्ध था। उसके दिल में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। उसने हैरान और उदास अभिव्यक्ति दिखाते हुए आग्रह किया, मास्टर चू, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, आप कुछ और दिनों के लिए क्यों नहीं रुकते? हम आपको अपना और अधिक आतिथ्य देना चाहते हैं। फैंग युआन ने मजाक करते हुए अपना सिर हिलाया। बूढ़े सर, मैंने पिछले कुछ दिनों से आप पर दबाव डाला है। अगर मैं अब और रुकता हूँ तो वे अब मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन मुझसे लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। बूढ़ा ग्राम प्रधान हैरान रह गया और वह फूट फूट कर मुस्कुराया। तो आप इसके बारे में जानते हैं? फैंग युआन ने शांति से कहा, मैंने कई वर्षों तक यात्रा की है। मैं आपकी मानसिकता को कैसे नहीं समझ सकता। मुझे कमजोरों को धमकाना पसंद नहीं है, इसलिए जाने से पहले मैं कुछ चीजें आप पर छोड़ दूंगा। बूढ़ा ग्राम प्रधान खुश था, लेकिन थोड़ा सशंकित भी था। उसने अपना हाथ लहराया, मास्टर चू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत दयालु हैं। सभी गू मास्टर्स को यहाँ बुलाएं। हेनरी फैंग ने मुस्कुराना बंद कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बात की। एक क्षण बाद गांव के सभी गू मास्टर पुराने ग्राम प्रधान के घर पहुंचे, सिवाय उस अधेड़ उम्र के गू मास्टर के जिसने पिछले दिन झगड़ा किया था। दुर्भाग्य से वह काला तेल इकट्ठा करने के लिए गहरे समुद्र में चला गया। वह आज चूक जाएगा। पुराने ग्राम प्रधान ने व्याख्या की। फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर गहराई से देखा। ग्राम प्रधान, आपने बहुत अधिक चिंता की है। हर कोई इस गू कीड़ा को देखो। हेनरी फैंग ने अपना हाथ खोला और रैंक 2 के नश्वर गू को दिखाया। ये गू कीड़ा सफेद और नीला था। ये समुद्री सीप जैसा दिखता था और जैड कंगन जितना बड़ा था। फैंग युआन ने आगे कहा, यह पानी का खोल गू है। ये समुद्र के पानी के दबाव का विरोध करने के लिए गू मास्टर के शरीर पर एक खोल के रूप में पानी की एक परत बना सकता है। केवल इस गू कीड़े का उपयोग करके आप समुद्र में 6 ली गहराई तक जा सकते हैं। घर में गू मास्टर्स में हंगामा मच गया। रैंक 2 गू कीड़ा जो 6 ली तक समुद्र में जा सकता है। वाटर शेल गू, मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? फैंग युआन मुस्कुराया, इसे आजमाएं। कुछ समय तक इसे आजमाने के बाद गू मास्टर्स बहुत खुश हुए। उन्होंने पाया कि इस गू कीड़े का एक और फायदा था, ये बहुत कम प्राइमल सार का उपयोग करता था। ये वास्तव में दुर्लभ और बहुमूल्य रैंक 2 गू है। किसी ने कांपती आवाज में कहा, यह अफसोस की बात है कि केवल एक ही है। इस व्यक्ति को तुरंत ग्राम प्रधान की ओर से तीखी नजरें मिली। फैंग युआन दिल से हंसे, चिंता मत करो, हर किसी को यह मिल जाएगा। इतना कहकर उसने और पानी का खोल गू निकाला। सबके पास अपना अपना था। लगभग 10 पानी के गोले गू को सौंपे गए। केवल एक फैंग युआन के हाथ में रह गया। उसने इसे पुराने ग्राम प्रधान को दिया, यह उसे दे दो। बूढ़ा ग्राम प्रधान बहुत प्रभावित हुआ। उसने रुंधे स्वर में माफी मांगी, मैं गलत था, मास्टर चू वास्तव में उदार है। फैंग युआन ने गांव में गू मास्टर्स को इकट्ठा किया। पुराने ग्राम प्रधान को डर था कि फैंग युआन उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उसे क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल भी असंभव नहीं था। लोगों को समझना कठिन था, खासकर जब वह कोई अजनबी हो।
इस प्रकार पुराने ग्राम प्रधान ने अपने भावी उत्तराधिकारी मध्यम आयु वर्ग के गू मास्टर को एक गुप्त स्थान पर रखा। वह फेंग युआन के हमले से डरता था। गू को पानी का गोला देने के फेंग युआन के कृत्य ने बूढ़े ग्राम प्रधान को बेहद खुश किया और शर्मिंदा भी किया। लेकिन फेंग युआन ने अभी शुरुआत की थी। ये वाटर शेल गू की रेसिपी है, मैं इसे तुम्हें दूंगा। फेंग युआन ने गू मास्टर्स को 10 गू रेसिपीज दी। वे सभी स्तब्ध थे। गू कीड़े देना और रेसिपी देना पूरी तरह से दो अलग अवधारणाएं थी। मास्टर चू, हम इसे कैसे ले सकते हैं? बूढ़े ग्राम प्रधान ने कांपते हाथों से नुस्खा प्राप्त किया। कोई चिंता नहीं, सामग्री पर एक नजर डालें। हेनरी फेंग ने अपना हाथ लहराया। जैसे ही कोई चिल्लाया, सभी ने उस पर नजर डाली। हे भगवान, इस जल शैल गू का मुख्य गू पदार्थ हमारे द्वीप के समुद्र तट पर सर्पिल समुद्री शंख है। इस रेसिपी की गू सामग्री हमारे द्वीप पर पाई जा सकती है। इसके तुरंत बाद किसी ने चिल्लाया। फेंग युआन ने सिर हिलाया। मुझे गू शोधन के बारे में कुछ जानकारी है। पिछले दिनों कई गू गुरुओं के साथ बहस करने के बाद मैंने आपकी जीवन शैली और खेती की पद्धति को समझा। इस द्वीप का निरीक्षण करते समय मैंने उपयोगी सामग्रियों की तलाश करने की कोशिश की। मैंने आपके गांव के लिए ये गू नुस्खा बनाया है, आपको इसे स्वीकार करना होगा। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, फेंग युआन ने देखा कि बूढ़ा ग्राम प्रधान एक पल में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। बूढ़े ग्राम प्रधान ने झुकते हुए कहा, मैं माउंट ताई को देखने के लिए बहुत अंधा था। मुझे नहीं पता था कि मास्टर चू गू शोधन में इतना प्रतिभाशाली था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने वास्तव में मास्टर चू की दयालुता को गलत समझा। बूढ़े ग्राम प्रधान के समाप्त होने से पहले हेनरी फेंग ने उससे खड़े होने में मदद की और वह मुस्कुराया और कहा, बूढ़े साहब, ऐसा मत कहो। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मानता है कि जरूरत में प्राप्त एक बूंद का भुगतान पूरे वसंत के साथ किया जाएगा। आपसे मुझे जो गू सामग्री मिली वह मेरी समस्या के लिए बहुत उपयोगी थी। हमारी मुठभेड़ एक प्रकार का भाग्य है, हमें इसे संजोने की जरूरत है। लेकिन मैंने अभी यह पानी का गोला गू बनाया है। मैं वास्तव में इसके सटीक मूल्य के बारे में निश्चित नहीं हूँ। आप मेरे साथ समुद्र में प्रवेश करने के लिए कुछ लोगों का चयन क्यों नहीं करते? हम कुछ काला तेल एकत्र कर सकते हैं और इसके वास्तविक प्रभाव का परीक्षण कर सकते हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आदरणीय पागलपन। C1655 काला तेल एकत्रित करना। तुम हो ऑडियो बुक्स 108 देखना। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1655 काला तेल एकत्रित करना। आंखों के सामने पानी की स्पष्ट लहरें घूम रही थी। अत्यधिक शांति में गू मास्टर्स के एक समूह ने समुद्र में गोता लगाया। उनके ऊपर की रोशनी धीमी हो गई। आसपास का समुद्री पानी उन पर अधिक दबाव छोड़ रहा था। किसी ने पानी के गोले गू का उपयोग करना शुरू कर दिया। फेंग युआन ने जिस वाटर शेल गू का आविष्कार किया था वह अद्भुत था। लगभग तुरंत ही इसके सक्रिय होने पर मछली पकड़ने वाले गांव के गू मास्टर्स को अपना दबाव कम होता हुआ महसूस हुआ। उनके शरीर को आराम महसूस हुआ, जैसे कि उन्होंने 1 टन मृत वजन त्याग दिया हो। सभी गू मास्टर्स ने हर्षित अभिव्यक्तियां दिखाई, भले ही वे पहले ही अपने गांव में वाटर शेल गू का परीक्षण कर चुके थे। लेकिन इसी समय अचानक किसी ने चेतावनी का संकेत दिया। बड़ी संख्या में बुनाई करने वाली समुद्री मकड़ियां उनकी ओर आ रही थीं। ये समुद्री मकड़ियां पानी के भीतर बहुत तेजी से चलती थीं। शिकार का सामना होने पर वे अलग हो जाती थीं और हमला करने से पहले अपने मकड़ी के जाले निकालती थीं जो शिकार को फंसा देते थे। समुद्री मकड़ियों के इस समूह को देखकर मछली पकड़ने वाले गांव के गू मास्टर्स पीले पड़ गए। यहाँ तक कि रैंक 3 गांव के मुखिया भी डर से भर गए। वह शांत नहीं हो सके। समुद्री मकड़ियों का समूह बहुत बड़ा था और वे सामूहिक प्रयास से एक मजबूत दुश्मन को हराने के लिए संख्याओं से लड़ने में सबसे कुशल थे। कई समुद्री जीव अक्सर संघर्ष के कारण मर जाते थे। यहाँ तक कि रैंक 3 गू मास्टर्स भी खींची हुई लड़ाई में उनका मुकाबला नहीं कर सके। गहरे समुद्र में खतरा बहुत ज्यादा था। सतह पर समुद्र शांत था, लेकिन समुद्र के नीचे अंतर्धाराएं बढ़ गईं। हर जगह खतरे मंडरा रहे थे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण क्षण में अपना हाथ लहराने से पहले फेंग युआन ने संचार किया। अगले ही पल मछली पकड़ने वाले गांव के फू मास्टर्स इतने चौंक गए कि उनकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। तुरंत एक विशाल भंवर बन गया। वो समुद्री मकड़ियों से टकरा गया। यह एक बवंडर की तरह था जो उसमें मौजूद सभी समुद्री मकड़ियों को बाहर ले गया। जल्दी जाओ, मैं इससे ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकता, हेनरी फेंग ने जानबूझकर कहा। मछली पकड़ने वाले गांव के गू मास्टर्स को तुरंत एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत गहराई में गोता लगाया। सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद गू मास्टर्स ने पीछे मुड़कर देखा। भंवर छंटना शुरू हो गया था।
समुद्री मकड़ियां पूरी तरह से भ्रमित थीं, उनकी बुद्धि कम थी और वे सहज प्रवृत्ति के अनुसार चलती थीं। ये देखकर कि शिकार गायब हो गया, वे फिर से इकट्ठा हुई और दूर चली गईं। फू मास्टर्स ने आखिरकार आराम किया। फेंग युआन की ओर उनकी निगाहें प्रशंसा और श्रद्धा से भरी थीं। गू मास्टर्स, जिन्होंने पहले फेंग युआन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ने आखिरकार देखा कि यह मास्टर चू कितना शक्तिशाली था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका तरीका बहुत बुद्धिमानी भरा था। यदि वे समुद्र में लड़ते तो रक्त अधिक समस्याओं को आकर्षित करता। फंसाना लेकिन मारना नहीं, यह एक विशेषज्ञ का काम था। समूह अपने संरक्षक के रूप में फेंग युआन के साथ आगे बढ़ता रहा, उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। समुद्री मकड़ियां गुप्त खतरों में से एक थीं। तेल इकट्ठा करने वाले गू मास्टर्स को सैकड़ों प्रकार के जलीय जानवरों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी वे विशेष धाराओं में भी बह जाते थे, असहाय रूप से उनके साथ चलते थे। अगली यात्रा में कुछ समस्याएं फिर भी आईं, लेकिन वे समुद्री मकड़ियों की तरह आपदाएं नहीं थीं। लगातार गोता लगाते और रुकते रुकते कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वे पृथ्वी की खाई तक पहुंच गए। उन्हें अर्थ ट्रेंच में गोता लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पहले से ही बहुत सारा काला तेल मौजूद था। वहाँ कोई फू इमॉर्टल्स नहीं था जो उनकी खुदाई करने आया था। पृथ्वी की खाई काले तेल से भरी हुई थी। उसी समय काले तेल की कुछ धारें बाहर लीक हो गईं। ये काले तेल की धाराएं लंबे तंबू वाले ऑक्टोपस की तरह थीं। वे समुद्री शैवाल की तरह भी गंदी और बिखरी हुई लग रही थीं। मछली पकड़ने वाले गांव के फू मास्टर्स ने रिश्ते काले तेल के करीब पहुंचने के लिए तुरंत अपने फू कीड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने श्रमिक मधुमक्खियों की तरह इधर उधर घूमकर तेल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हेनरी फेंग ने कोई कार्रवाई नहीं की, वह दूर से देखता रहा। ये गू कीड़े विशेष रूप से एकत्रित किए जाते थे। ब्लैक ऑल इन गू मास्टर्स के मूल और महत्वपूर्ण गू थे। फेंग युआन ने उनसे अपनी पिछली बातचीत में इस बारे में नहीं पूछा क्योंकि यह वर्जित था, लेकिन अपनी क्षमता के साथ वह सिर्फ एक नजर से सब कुछ समझ सकते थे। उनका शोधन पथ अर्थ सर्वोच्च ग्रैंड मास्टर प्राप्ति स्तर कोई मजाक नहीं था। इस अनाम द्वीप के चारों ओर नंबर 1 संसाधन काला तेल है। जब मैं इस काले तेल का उपयोग उनके लिए गू कीड़ों को परिष्कृत करने के लिए सामग्री के रूप में करता हूँ, तो उनकी दक्षता बढ़ जाएगी। जब वह ये सोच रहा था, अचानक सीशेल शार्क का एक बड़ा समूह उनके पास आया। इन शौकों ने अपने खून के प्यासे मुंह खोले, जो सीपियों से भरे हुए थे और जिनका उपयोग नुकीले दांतों के रूप में किया जाता था। सीशेल शार्क बहुत खास थी। उन्होंने बिना दांतों के जीवन शुरू किया। इसके बजाय जब वे बड़े हुए तो वे समुद्र में सीपियां चुनकर उन्हें अपने मुंह में डालते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये सीपियां जड़ पकड़ती गईं और बढ़ती गईं। जितने अधिक वर्ष बीतेंगे, वे उतने ही सफेद और सख्त होते जाएंगे। सीशेल शार्क से अधिक मजबूत शिकार को फाड़ने के लिए सीपियों को दांतों के रूप में उपयोग करती थी। इस विशेष संबंध ने शिशु सीशेल शार्क को बहुत कमजोर बना दिया, लेकिन जब वे वयस्कता तक पहुंच गईं, तो वे शार्क के अधिपति बन जाएंगे। शार्क का ये समूह हमला कर रहा था, चाहे व्यक्तिगत हो या समूह की ताकत। वे समुद्री मकड़ियों से कहीं आगे निकल गए, लेकिन मछली पकड़ने वाले गांव गू मास्टर्स डरते नहीं थे। वे आसानी और चपलता के साथ काले तेल वाले इलाके में घूमे। समय समय पर वे खुद को बचाने के लिए बाधाओं के रूप में एकत्र किए गए काले तेल का छिड़काव करते थे। सीशेल शार्क बहुत बड़ी थी और इस काले तेल वाले क्षेत्र में आसानी से नहीं चल सकती थी। अगर तेल उनसे चिपक जाता तो वे धीमी हो जाती और तेल गाढ़ा होने के कारण उन्हें आगे बढ़ने में भी कठिनाई होती। मछली पकड़ने वाले गांव गू मास्टर्स ने इन सीशेल शार्क को भोजन के रूप में जल्दी से काला तेल खिलाने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग किया। ये सीशेल शार्क तब तक संघर्ष करती रही जब तक उनमें कोई ताकत नहीं बची। धीरे धीरे उन्हें काले तेल ने निगल लिया। आमतौर पर कहें तो काले तेल को इन सीशेल शार्क को पूरी तरह से नष्ट करने में काफी समय लगेगा। उनका सारा मांस, हड्डी और खून नए काले तेल में बदल जाएगा। काला तेल एक अमर पदार्थ था जिसमें भोजन पद दांव के निशान थे। ये सुरक्षित नहीं था। काले तेल से भरी पृथ्वी की खाई एक खतरनाक क्षेत्र थी। हेनरी फेंग ने ये देखा और उसने अपने दिल में आह भरी। उसे याद आया कि अपने पिछले जीवन के 500 वर्षों में उसने एक बार देखा था कि कैसे काले तेल ने पहली बार अपने शिकार को निगल लिया था। उस दिन के बाद से उसे कई रातों तक बुरे सपने आते रहे कि काला तेल उस पर चिपक गया है और मुक्ति की किसी भी आशा के बिना धीरे धीरे उसे निगल रहा है। आमतौर पर कहें तो तेल एकत्र करने वाले फू मास्टर्स समूहों में काम करते थे। उन्हें डर था कि संग्रह की प्रक्रिया में काला तेल उनसे चिपक जाएगा और उन्हें मार डालेगा। लेकिन मछली पकड़ने वाले गांव में तेल एकत्र करने वाले फू मास्टर्स समूह नहीं बनाते थे। विवाद उत्पन्न होना बहुत आसान था और खतरनाक स्थितियों का सामना करने से हर कोई नष्ट हो सकता था।
अभी सभी लोग एक साथ समूहबद्ध थे, लेकिन यह एक विशेष स्थिति थी। मैं सलाह देता हूं कि आप फंसे हुए सीशेल शार्क को बाहर निकालने की कोशिश करें। ये सभी उपयोग योग्य फू सामग्रियां हैं। फैंग युआन ने प्रेषित किया। मास्टर चू, ये सीशेल शार्क काले तेल से प्रदूषित है। बूढ़ा ग्राम प्रधान सकप का गया। चिंता मत करो, मेरे पास काला तेल निकालने का एक तरीका है। मेरा विश्वास करो, ये सीशेल शार्क आपके लिए बहुत उपयोगी है। फैंग युआन मुस्कुराया। उन्होंने एक गू रेसिपी डिजाइन की थी जिसमें मुख्य सामग्री के रूप में इन सीशेल शार्क का उपयोग किया गया था। पानी के गोले वाले गू के बिना ये गू मास्टर्स उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फैंग युआन द्वारा इतनी ताकत दिखाने के बाद पुराने ग्राम प्रधान ने झिझकना बंद कर दिया। उन्होंने आदेश दिया, आप सभी ने उसकी बात सुनी, जल्दी करें और इसे करें। लेकिन सावधान रहें, काले तेल को आप पर चिपकने न दें, अन्यथा ये बहुत परेशानी भरा होगा। परेशानी ही नहीं, कीमत भी होगी भारी। काला तेल अमर पदार्थ था, एक बार लग गया तो भोजनेगु मास्टर के शरीर पर पद दाव के निशान उकेरे जाएंगे। बस परस्पर विरोधी दाव चिन्हों की समस्या घातक होगी, और क्योंकि उनके पास नश्वर शरीर थे, वे काले तेल के क्षरण को सहन नहीं कर सकते थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर का काला तेल हटा सकता हूँ, भले ही वह तुम पर चिपक जाए। फैंग युआन बोला। उनके शब्दों से गू मास्टर्स बहुत खुश हुए, लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी गू मास्टर्स ने अभी भी सावधानी से काम किया। वे इस प्रिय और शापित काले तेल को छूने से डरते थे। सीशेल शार्क सभी को बाहर खींच लिया गया। अधिकांश मरे नहीं थे, उनमें अभी भी कुछ जीवन शक्ति थी। काले तेल में गिरने से तुरंत दम नहीं घुटेगा। इसी दौरान एक छोटा सा आश्चर्य हुआ। देखो मुझे क्या मिला, एक फंसी हुई जलपरी। एक फू मास्टर ने एक जलपरी की लाश को बाहर निकाला। उसके शरीर पर काला तेल लगा हुआ था। शक्ल तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन डील डॉल से लड़की लग रही थी। उसके पास कुछ जीवन शक्ति बची है। जलपरी को बचाने वाले गू मास्टर ने आश्चर्य से कहा। मुझे, फैंग युआन ने अभिनय किया। गू मास्टर्स बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि काला तेल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह आगे बढ़ रहा था, जलपरी से दूर जा रहा था और एक बड़ी काली गेंद के रूप में फैंग युआन के सामने इकट्ठा हो रहा था। मास्टर चू वास्तव में अथाह है। ऐसे तरीकों से उसे हर बार कितना काला तेल मिल सकता है। गू मास्टर्स प्रशंसा और ईर्ष्या में थे। हेनरी फैंग के प्रति उनका सम्मान फिर से बढ़ गया। चिंता मत करो, मेरे रहते तुम सब सुरक्षित रहोगे। फैंग युआन की कार्रवाई सिर्फ इन लोगों को आश्वस्त करने के लिए थी, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उसकी दृष्टि जलपरी के चेहरे पर अटक गई। वह अचंभित हो गया। मोएर, इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।